न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क NCN टॉक शो में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन, आज बिलाशुबा मैं ये कह सकता हूँ कि आज पाकिस्तान की एक यूथ और एक क्रीम मेरे साथ है, और तीनों का ताल्लुक ही मीडिया से है, सहाफत से है। और आज हमारा मौजूद गुफ्तगू भी ये है कि मुस्बत सोच में मीडिया का किरदार। देखना ये है कि मीडिया, आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसमें टीवी चैनल हैं, रेडियो हैं, फिर आपका प्रिंट मीडिया है जिसमें अखबारात हैं, रसाइल हैं, और उनके बाद वेबसाइट है, सोशल मीडिया है, और कई सारे मीडिया की अकसाम है। लेकिन मीडिया का अगर हम तारीफ करें तो ये फौरी तौर पर आपको हालात और वाकया से आगाही देती है, फिर आपकी सोच की तामीर में समाज को मौसर तरीके से उसके पचीदा कई ऐसी चीजें हैं वो सामने लाता है। लेकिन देखना ये इस वक्त है कि क्या मीडिया जो है हमारा, खसूसन हमारा पाकिस्तानी मीडिया, ऐसा वर्क कर रहा है कि वो मुस्बत सोच दे रहा है लोगों को। अगर देता होता तो आज हालात इस किस्म के ना पेश आते कि कोई भी महफूज नहीं, या एटिकेट्स या मशरकी इकदार बिल्कुल खत्म हो गई है। नाज़रीन, एक इससे पहले कि हम प्रोग्राम शुरू करें तो मैं एक अफसोसनाक खबर भी आपको सुनाता चलूं। एक मोहतरमा डॉक्टर प्रोफेसर विक्टोरिया पैट्रिक, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा एहसासा था, वो खुदावंद में सो गई। उन्होंने बहुत सारी गीत, कहानियां, नज़में, शायरी और एक बड़ी हलीम किस्म की बाबी थी, और उनको बड़ी अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया था। और वो सिर्फ एक क्रिश्चियन कम्युनिटी का एहसासा नहीं थी, बल्कि दूसरे भी एक पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ा फख्र का बाइस थे। और मैंने अपने अक्सर प्रोग्रामों में उनसे बड़ी गाइडलाइन ली, मुझे बड़ा सीखने का मौका मिला। तो नाज़रीन, तदरीस से इनका तल्लक था। कनेट कॉलेज में आई, प्रोफेसर थी, उनके बाद FC कॉलेज में, और बड़ा कमाल इनकी जिंदगी रही है। बड़ी बुर्दबारी, बड़ी दलेरी से इन्होंने काम किया है, और बड़े फेस किया मुश्किलात को भी। तो मैं चाह रहा हूं कि अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं उनकी जिंदगी के बारे में तो आप जरूर कहिएगा। अजी फैसल। जी बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ा लॉस है हमारी कम्युनिटी के लिए, बल्कि ओवरऑल इंसानियत के लिए एक बिग लॉस, जिसमें वो अपनी खुदादा सलाहियतें इस्तेमाल करते हुए बहुत अच्छी राइटिंग, बहुत अच्छा कंटेंट लिखते रहते थे, और हमारे लिए नो डाउट एक उस्ताद की हैसियत रखते थे। और मैं ये कहूँगा कि दुनिया ने विक्टोरिया पैट्रिक को नहीं खोया, बल्कि हम सब ने एक उस्ताद जैसी हस्ती को खोया है। सो हमारी दुआ है कि खुदा उन्हें अच्छी जगह रखे, और उनका उनकी जो लेगेसी है अच्छी राइटिंग की, पॉजिटिव थिंकिंग की, उसको हम आगे लेके चल सकें। जी थैंक यू। जी, सिद्रा साहबा, आप FC कॉलेज में भी हैं यकीनन, मेरा ख्याल है, गालबन यकीनन। जी। वाकई में ये एक बड़ी अफसोसनाक खबर थी, और हमारा उनके साथ एक पर्सनल कनेक्शन भी था, और मैं उनको बचपन से जानती हूँ। फिर कनेट कॉलेज में क्योंकि मैं भी थी और उधर ही पढ़ती रही हूँ, मेरी एजुकेशन वहीं की है, तो वो मेरी उस्ताद भी रही हैं। फिर FC कॉलेज में भी वो थी। खैर हम डिपार्टमेंट में तो नहीं थे साथ, लेकिन वो वहाँ पर थी। और उनका जो काम है और उनकी जो राइटिंग है, मुझे आज भी याद है कि बचपन में भी जब मैं लिखा करती थी, क्योंकि लिखने का मुझे भी शौक था, तो मेरी जो मदर थी वो हमेशा उन्हीं की मुझे एग्जाम्पल देती थी कि हमारी कम्युनिटी में एक बहुत अच्छा लिखने वाली हस्ती भी है, और मैं उनसे मिला भी करती थी, उनसे बात भी करती थी। बचपन ये मेरा गुजरा है उनके साथ, तो ये एक बहुत बड़ा लॉस है
एक राइटिंग कम्युनिटी के लिए हमारे इधर। और अब मुश्किल से ही ऐसे लोग पैदा होते हैं। जी, अयाज मोरे साहब। जी, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया आज के इस प्रोग्राम में। मुझे भी जब सोशल मीडिया के जरिए खबर मिली, बदकिस्मती मेरी ये है कि लाहौर में मुझे बहुत दफ़ा जाना हुआ, लेकिन उनसे मुलाकात मेरी नहीं हो सकी। और वो उनका काम, उनकी शख्सियत और उनकी तारुफ के हवाले से, उनकी खिदमत के हवाले से मैंने बहुत सारे लोगों से सुना, और उनकी चंद कुतब भी मेरी नज़र से गुजरी। आई थिंक जिस दौर में उन्होंने अपने काम का आगाज किया और फिर डेडिकेशन के साथ किया, और खास तौर पर तदरीस और तहरीर, ये एक ऐसा काम है जो बहुत मेहनत तलब काम है, जिसमें उन्होंने अपनी पहचान बनाई। और खासूसी तौर पर एक औरत होते हुए और एक मसीही खातून होते हुए इस तरह का उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। आई थिंक बहुत, बहुत कम है हमारी कम्युनिटी में इस तरह का कंट्रीब्यूशन। सो उनकी जो खिदमात हैं वो एक रोल मॉडल के तौर पर याद रखी जाएगी, स्पेशली फॉर यंगर वुमेन जो आना चाहती हैं एजुकेशन में, सहाफत में, साली काम रहेगा। जी, बहुत शुक्रिया फैसल। बेशक हमारे एक यंगेस्ट जो पीस एजुकेशनिस्ट हैं, और अब तो मैं कहता हूं कि मैं बड़े फख्र के साथ कहता हूं कि हमारा जो एक शहजादा है, कोई भी ऐसी अमन के हवाले से, कोई चाहे वो यूनिवर्सिटी में कोई लेक्चर्स हैं या कम्युनिटी के हवाले में बड़े पेश पेश ये हैं, और यूथ की इस वक्त पीस के हवाले से भी पूरी दुनिया में बड़े अहम, रशिया में, पेरिस में नुमाइंदगी पाकिस्तान की कर रहे हैं और करते हैं। और इसी तरह हमारे साथ सिद्रा चार्ल्स हमारा एक फख्र हैं, जिनको हम कहते हैं ना बहुत सारे प्रोफेशनल सहाफ़ी, तो मैं हमें इन पे फख्र है कि ये सहाफ़त के मैदान में बल्कि स्टूडेंट भी पैदा कर रही हैं, उनको सिखा भी रही हैं कि सहाफ़त का मतलब क्या है। और इंग्लिश में ये बहुत अच्छे मकाले, आर्टिकल लिखती हैं, और वहीं से मुझे जब पता चला कि ये बहुत खूबसूरत आइडिया और बहुत अच्छा लिखती हैं, तो मैंने इनके साथ राब्ता किया। और आप तो कई साल इनके गुजर गए, और थैंक्स गॉड कि बहुत अच्छी खातून जो सहाफती मैदान में है। वो अलग बात है कि हमारी कम्युनिटी बड़ी बेकदरी सी निकली है, अफसोस होता है कभी कभी। और उनके साथ हमारे साथ अय्याज मौर्य साहब हैं। आप सब भी इनको देखते होंगे, अक्सर देखते होंगे, रोज ही देखते होंगे, लाइव लेना, इंटरव्यू देना, फिर मीडिया ट्रेनर भी हैं, बड़ी खूबसूरत बातें करते हैं। मेरा ख्याल है कोई शख्सियत ऐसी बड़ी नहीं बची जिनका इन्होंने इंटरव्यू नहीं किया। तो हमारा बड़ा आज अच्छा है कि हम बड़े अच्छी क्रीम के साथ बात कर रहे हैं। तो हम चलते हैं आज के अपने टॉपिक मौजू की तरफ चलते हैं, मुस्बत सोच में मीडिया का किरदार। तो सिद्रा साहबा, आप सहाफत से काफी अर्सा से वाबस्ता हैं, और बड़ा ऑब्जर्वेशन है, आप जब आर्टिकल लिखती हैं, क्या हमारा मीडिया आपको लगता है कि वो अपने फराइज पूरे कर रहा है? खबरें तो बहुत दे रहा है, बहुत कंटेनर लग गए, ये हो गया, वो हो गया, किसी खतून की बेहुरमती कर दी, ये कर दिया, ये इससे हर बंदे के, हर बच्चे से लेके बड़ा बच्चा भी इस बात में आ गया, गिराओ जलाओ आ गया, बड़ा एक शिद्दत सी आ गई है। लेकिन हम कहाँ बात कर रहे हैं? हमें माशरा कैसा चाहिए जिसमें एक मुस्बत सोच हो। यहाँ भी पूरी दुनिया में इलेक्शंस होते हैं, पूरी दुनिया में जिंदगी चल रही है, चाहे बर्फ हो, चाहे कुछ भी हो, जिंदगी रवां दवा है। तो सिद्रा साहबा, आप क्या कहेंगे? थोड़ा सा मीडिया पर भी रोशनी डालें। जो मीडिया सिर्फ चलाना जानते हैं, वो सिर्फ अपना एक स्मार्ट लेते हैं, मोबाइल लेते हैं, और बना के उन्होंने यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, बस खबर उठाई और ले गए। तो क्या आप क्या कहना चाहेंगी? जी सिद्रा साहबा। थैंक यू सैमसन भाई, ये टॉपिक मेरा भी बड़ा पसंदीदा है, और इसके ऊपर मुझे भी बात करना बहुत अच्छा लगता है, और इसके ऊपर बात हो भी बहुत सकती है, क्योंकि हमारा मीडिया जो है उसका काम एक नजरियाती स्टांस से निकल कर एक मालियाती, एक रेटिंग और एक न्यूज के जिम्मे में फंस के रह गया। जो एक
समझा जाता था कि मीडिया एक फोर्थ पिलर है सोसाइटी का, स्टेट का, वो वैसा नहीं रहा। उसको उसका जो उसको एक इफेक्टिव तरीके से काम जिस तरीके से करना चाहिए था, जिस तरीके से मुआशरे के अंदर उसको सुधार में हिस्सा डालना चाहिए था, उस तरीके से वो सुधार में हिस्सा नहीं डाल रहा। क्योंकि ये जो अफ़वाहबाज़ी और ये जो सेंसेशनलिज़्म जिसको हम कहते हैं, वो चीज़ हमारे मीडिया के अंदर बहुत ज़्यादा हो गई है। जहाँ पर मीडिया का काम इन्फॉर्मेशन देना था, एजुकेट करना था, एंटरटेन करना था, वहाँ पर दूसरी तरफ उसका काम हमारे मुआशरे में जब हम देखते हैं कि समाज हमारा बिल्कुल तक़सीम हुआ हुआ है, जिसके अंदर बहुत सारी मसले हैं, लासानी मसले हैं, नस्ली मसले हैं, मज़हबी मसले हैं, इलाकाई, सियासी बहुत सारे मसले हैं। तो इन मसलों को हल करने के लिए मीडिया को सामने आना चाहिए था, और इन मसलों को सॉल्व करने के लिए और इस बिखरते हुए समाज को देखते हुए उसका जो रोल बनना चाहिए था, उसके अंदर वो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन देने का नहीं, बल्कि एक ओपिनियन मेकिंग का रोल उसको प्ले करना चाहिए था। क्योंकि जब हम ओपिनियन मेकिंग का रोल मीडिया के अंदर लेकर आते हैं, तो डायलॉग क्रिएट होता है। तब जब डायलॉग क्रिएट होता है, तो उससे टॉलरेंस क्रिएट होती है, और जब टॉलरेंस क्रिएट होती है, तो फिर आप एक समाज को जो है वो बेहतरी की तरफ लेकर जा सकते हैं। सिर्फ आप इंफॉर्मेशन देते रहे, सिर्फ आप एक इमेज देते रहे ऐसी जिसके अंदर स्क्रीन के ऊपर एक टायर जलता दिखा दें, तो इससे आप क्या आगे शो कर रहे हैं? आप इससे पूरे वो लगता है ऐसे बाहर वालों को या देखने वालों को या समाज को कि पूरा पाकिस्तान जल रहा है, वो टायर जलता हुआ नहीं देख रहे होते उस चीज़ के अंदर। तो ये एक जो ओपिनियन मेकिंग का रोल था, वो मेरे ख्याल में मीडिया ने जो है वो खत्म कर दिया है। उसको उस तरीके से पॉजिटिविटी के साथ वो शो नहीं कर रहे इस वक़्त। मसला इसके अंदर चाहे ब्रेकिंग न्यूज़ का हो कि एक जो रेस चल पड़ी है मीडिया हाउसेस के बीच में कि जी हमारी रेटिंग ऊपर आ जाए, हम सबसे पहले जो है वो एक खबर पहुंचा दें, उस रेस की वजह से हमने जो ट्रू सेंस ऑफ जर्नलिज्म है वो खत्म कर दिया। और सोशल मीडिया जो है मोबाइल पकड़ते हैं और कोई भी इंफॉर्मेशन विदाउट एनी एजुकेशन, विदाउट एनी सोर्सेज, आप एक सेकेंडरी सोर्स को एक प्राइमरी सोर्स बनाकर दिखा देते हैं। और ये नहीं मैं कहूंगी कि सोशल मीडिया जो है वो एक गलत टूल है, मीडिया को बढ़ाने का बहुत अच्छा टूल है, लेकिन हमने इसको अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वही बात आ गई कि जहां हमें इतनी देर सिखाया जाता था कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, कि एक रेलेवेंस होती है न्यूज की, एक सोर्स होती है जहां पर एक जर्नलिस्ट को पहुंच के उस सिनेरियो को, सिचुएशन को देखना पड़ता है। यहाँ पर सोशल मीडिया उसका बिल्कुल बरक्स है। वो लोग सेकेंडरी न्यूज को, सेकेंडरी सोर्सेज को जो है वो इस वक्त प्राइमरी सोर्स बना के एक अफवाहबाजी को न्यूज क्रिएट करके दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा मीडिया जो है वो बिरूनी मुल्क भी जो है वो कंसिडर नहीं होता अप्रोप्रिएट, और हमारे मुल्क में ये पूरे समाज को जो है वो एक तरह से तोड़ रहा है, जोड़ नहीं रहा है। सिद्रा साहबा, एक मुझे बात याद आ गई। मेरा बेटा मुझे कहता है कि डैडी, अगर आप ज्यादा अपने जो इनर थॉट्स हैं, जो सोच है, जो फिक्र है, अगर लोगों में ज्यादा मुंतकिल करना चाहें, तो किसी नेशनल या मेन स्ट्रीम चैनल पे भी आप जाया करें। अब अगर मैं देखूं तो पाकिस्तान में अनबैलेंस है कि आपके कम्युनिटी में, क्रिश्चियन कम्युनिटी का बहुत ही कम कोई बंदा नजर आएगा किसी टॉक में, कोई भी मीडिया पे कम नजर आएगा। इसका क्या है? हम कहेंगे कि हमारे साथ यहाँ मीडिया में भी तासब है, चल रहा है। सैमसंग भाई, जैसे मैंने अभी बात की कि यहाँ पर हमारे मीडिया के अंदर जो मसला है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया का मसला है, वो ब्रेकिंग न्यूज और रेटिंग का है कि कौन सबसे पहले खबर देगा और क्या देगा। असल में कहानी इस तरफ से शुरू होती है। हमारे इशू बेस तो कभी भी टॉक शोज रहे नहीं है। जब आप टॉक शोज में अगर आप देखें, आप एक एंकर को देखें, वो इस वक्त मईशत के ऊपर एक ऐसे बात करेगा जैसे वो एक ग्रिप रखता है उस टॉपिक के ऊपर। अगर आप इंटरनेशनली आप किसी टॉक शो को देखें, तो वहां पर एंकर एक क्वेश्चन रखता है बीच में कि आई थिंक, या वो मेरे ख्याल से ऐसा भी हो सकता है। वो एक रीजन, एक मंतक, एक दलील को सामने रखते हुए बात को पेश करता है। हमारे यहाँ पर सैडली जो होता है वो ये होता है कि जी आप ब्रेकिंग न्यूज और रेटिंग के चक्रों के अंदर और एक एक्सपर्ट बन के जब आप किसी चीज को सामने लेकर आते हैं, तो आप बिल्कुल ट्रैक से उतर जाते हैं, आप इशू से उतर जाते हैं। तो वो जो एक चीज है ना, वो हमारी कम्युनिटी के लोगों में या इश्यूज को लेके सामने आने नहीं देती है। एंकर्स जो है वो खुद ही से जर्नलिस्ट बने हुए हैं,
वो खुद ही से इशू डिसाइड करते हैं, वो उन्हीं इश्यूज के ऊपर बात करते हैं। आपने पहले कभी, मैं तो खैर अभी न्यू हूँ इस फील्ड के अंदर, लेकिन आप जानते होंगे कि न्यूज़पेपर में एक एजुकेशन का दौर हुआ करता था, एक पेज हुआ करता था। आज आपको वो पेज नजर नहीं आता। एजुकेशन के मसलों के ऊपर आपको कोई बोलता नजर नहीं आता। पूरी दुनिया में आबादी का मसले सबसे ज्यादा है, हमारे यहाँ पर उसके ऊपर आज तक कोई टॉक शो नहीं हुआ। माइनॉरिटीज के मसले कितने ज्यादा हैं हमारे इधर, उसके ऊपर कोई टॉक शो नहीं होता। मसला क्या है? मसला यही है कि जो ये ब्रेकिंग न्यूज और रेटिंग का मसला है, वो इतना ज्यादा हो चुका है कि जो एक्चुअल इश्यूज हैं क्लाइमेट चेंज के ऊपर सारे दुनिया जो है वो सर जोड़ के बैठी हुई है, पर हमारे यहाँ पे वो जिंदगी का आखिरी मसला भी नहीं है। तो ये है कि इस तरह के जो ब्रेकिंग न्यूज और रेटिंग के जो मसलों मसाइल, अगर हम उनसे बाहर निकलेंगे तो हम किसी और कम्युनिटी को, किसी और इशू को भी हम जगह दे सकेंगे मेन स्ट्रीम मीडिया में। आगे बढ़ते हैं। फैयाज मोरज, आप खुद चला रहे हो, बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन देते हो, काउंसलिंग के हवाले से देते हो बहुत सारी। आप कहाँ देख रहे हो, क्या है ऐसा प्रॉब्लम कि हमारा माशरे में असल, अगर मैं लूं, न्यूज़ तो ठीक है, न्यूज़ भी है, फिर ड्रामा भी है, फिर इंटरटेन भी है, फिर अब तो बड़ा अजीबोगरीब किस्म का भी सोशल मीडिया चल रहा है कि आप हर किस्म का सोशल मीडिया पे देख सकते हो प्रोग्राम। अब क्या देख रहे हो, क्यों ऐसी सोच पैदा की जा रही है? या पैसा कमाना ही मकसद है, या रेटिंग मकसद है? क्यों माशरे को की तरफ कोई क्यों नहीं सोच रहा? जी। जी सैमसन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपने मीडिया के चैलेंजेस का जिक्र किया, तो एक सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो इंटरनेट का है इस वक्त। और क्योंकि हम फ्रीलांसिंग और ऑनलाइन काम करते हैं, तो इस वक्त जो इंटरनेट का इशू है पाकिस्तान में, और जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है, वो एक बड़ा चैलेंज है उन लोगों के लिए जो डिजिटली काम कर रहे हैं। रही बात जो मीडिया की, जो मेन स्ट्रीम की बात आपने की, उसमें सिद्रा साहिबा ने काफी जो है वो चीजें कवर कर दी है। और आई थिंक सिमिलर तरह के थॉट्स मेरे भी हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो उसका प्योरली बिजनेस माइंडसेट है, वो बिजनेस माइंडसेट से चलता है। और जहां से उसका रेवेन्यू जनरेट होगा, जहां से उसकी व्यूअरशिप ज्यादा होगी, वो उन्हीं मौजूआत पर ज्यादा बात करेंगे। दूसरी बात रही डिजिटल मीडिया की, क्योंकि इस वक्त 70% जो न्यूज है वो कंजम्पशन हो रही है, जो वॉच टाइम है वो ज्यादातर मोबाइल फोन और सोशल मीडिया के जरिए हो रहा है। और जो मेन स्ट्रीम के जो न्यूज़पेपर थे, चैनल्स थे, वो शिफ्ट हो रहे हैं डिजिटल पर। तो अब बहुत जल्द हम जो है वो देखेंगे कि जो मेन स्ट्रीम चैनल हैं वो ज्यादा से ज्यादा फोकस कर रहे हैं अभी डिजिटल पे। तो एक तो ये कि डिजिटल मीडिया की वजह से, सोशल मीडिया से, मोबाइल फोन की आमद से जो है वो ये एक बात क्लियर हो गई है कि अब मीडिया जो है वो हर बंदा मीडिया पर्सन है। लेकिन जो सोसाइटी है हमारी, वो अभी तक एक स्ट्रगलिंग सोसाइटी है, उसके बहुत सारे चैलेंजेस हैं। इस वजह से उन चैलेंजेस को मद्देनजर रखते हुए जो व्यूअरशिप है या जो कंटेंट क्रिएटर है, वो हमेशा वो चीजें ज्यादा क्रिएट करते हैं जो लोग देखते हैं। आप देख लें कि इस वक्त फनी कंटेंट, नेगेटिव कंटेंट सबसे ज्यादा बिकता है, सबसे ज्यादा देखा जाता है, और उससे सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। इसलिए जो पॉजिटिव कंटेंट है या जिससे मुस्बत सोच या जो माशरे की भलाई है, ये कहने को बातें बड़ी अच्छी हैं। मैं पिछले 5 सालों से यही कंटेंट प्रोड्यूस कर रहा हूं, लेकिन उसकी व्यूशिप नहीं आती, उस पर लोग शेयर नहीं करते, उस पर रेवेन्यू जनरेट नहीं होता। तो भाई, जब मेरे साथ काम करने वाले लोग, जब मैं उनको पैसे नहीं दूंगा, जब मैं उनको पे नहीं करूंगा, तो वो मेरे साथ कैसे काम करेंगे? सो रियलिटी ये है कि पैसा जो है, रेवेन्यू जनरेशन, वो सबसे बड़ा इश्यू है इस वक्त। और जो मीडिया हाउसेस रेवेन्यू जनरेशन पे काम कर पाते हैं, वो सस्टेन कर रहे हैं। अदरवाइज अगर आप वही जो कंटेंट प्रोड्यूस नहीं करेंगे, जो मुआशरा देखना चाहता है, जो मुआशरे की सोच है, तो आप उस वक्त तक एक अच्छा चैनल जो है वो रन नहीं कर सकेंगे। बहुत कम लोग हैं जो आपकी तरह इस सोच को, जो नजरियाती मीडिया था वो अब नहीं रहा। अब जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो नेगेटिविटी है, इंतशार फैलाना है, फिरकाबाजी है, और उसको क्या कहते हैं, ग्रोहबंदी है। इस तरह की चीजें जो है वो इस माशरे में ज्यादा बिकती हैं, ज्यादा वायरल होती हैं, इसलिए लोग जो है वो उस पर ज्यादा काम करते हैं। मेन स्ट्रीम में भी इसी तरह से। और जब आप बात करते हैं अपनी कम्युनिटी की, तो वहां तो अल्लाह ही हाफिज है। पहली तो बड़ी वजह यह है कि हमारे यहाँ जितने भी चैनल हैं जो मेन स्ट्रीम के, वो मजहबी लोगों के हैं, मजहबी इदारों के हैं, चर्चिस के हैं।
तो वो वहां उनको मेरा नहीं ख्याल के मसीही चैनल कहना चाहिए या क्रिश्चियन कम्युनिटी के चैनल कहना चाहिए। वो किसी पादरी का, किसी बिशप का एक अपना चैनल है, सिर्फ वो अपनी जो उन्होंने एक्टिविटीज होती हैं उनको दिखाने के लिए होता है, कम्युनिटी के लिए उस पर काम नहीं होता। जो इंडिविजुअल्स हैं वो ट्रेन नहीं है। उनका प्रॉब्लम ये है कि वो जिस माइंडसेट के साथ, जिन चीजों के साथ जो काम कर रहे हैं, वो कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेशन सही तरीके से नहीं होती। तो इसलिए आई थिंक कि ओवरऑल बड़ा खतरनाक सिनेरियो है इस वक्त कि हमारे यहाँ नेगेटिव चीजें बहुत ज्यादा जल्दी पेनिट्रेट करती हैं, पॉजिटिव चीजें नहीं होती। उसकी बड़ी मेन वजूहात है, एक ट्रेन लोग नहीं है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और सबसे बड़ा जो इशू है वो रेवेन्यू जनरेशन का है। इस वजह से जो अच्छा कंटेंट है, जो मीडिया का किरदार था, वो कहीं पीछे रह गया है। और अब जो है वो लोग रेवेन्यू को ज्यादा तरजीह देते हैं, इसलिए नेगेटिव कंटेंट, कंट्रोवर्सीज जो है वो आपको ज्यादा वायरल होती हुई और प्रोड्यूस होती नजर आती अयाज, मैं आपसे एक ये भी पूछना चाहूंगा, जैसे पैमरा की पॉलिसीज हैं, मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं दूसरा की, उनके क्या दिखाना है, क्या कभी किसी ने ऐसी कोशिश नहीं की कि भाई मुल्क को क्या चाहिए और ऐसी चीजें आनी चाहिए सामने की कि वो अखलाक जो है, अगर देखो ड्रामे ऐसे भी देखे हैं, वो आपको तरीके बताएंगे कि चोरी कैसे करनी है, कत्ल कैसे छुपाया गया, या लव मैरिज, या ऐसे वैसे के तरीके बड़े लेके आते हैं। तो वहां पे किसी का ध्यान नहीं जाता कि भाई पॉलिसी ऐसी मरतब की जाए कि हमारा माशरा बेहतर की तरफ जाए। अयाज, ये बताइएगा, मैं फिर आगे चलता हूँ। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, वो तो मेन स्ट्रीम की जैसे हमने बात की कि उसका जो दायरा कार है मेन स्ट्रीम चैनल्स का, टीवी चैनल्स का, वो कम हो रहा है। जो आपके ड्रामेज हैं, ज्यादा फिल्में हैं, वो ज्यादा यूट्यूब पर, फेसबुक पर और टिकटॉक पर, इंस्टाग्राम पर देखी जाती हैं। तो इस वक्त जो चैलेंज है वो सोशल मीडिया है, जिसे हम डिजिटल मीडिया आप कहते हैं, उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। इसलिए मेरे ख्याल में कि हुकूमत को और जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, इनको कहीं मिलके कहीं ऐसा एक फ्रेमवर्क बनाने की जरूरत है कि जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, अच्छा पॉजिटिव कंटेंट जिसकी माशरे को जरूरत है, जिसकी हमारे मुल्क को जरूरत है, जो हमारी सोसाइटी को, हमारी सकाफत को, हमारी रवायात को, और सबसे बढ़कर हमारे माशरे को एक अच्छा और बेहतर माशरा बनने में कारगर साबित हो सकता है, ऐसा कंटेंट क्रिएट किया जाए। बहुत कम कंटेंट क्रिएट किया जा रहा है। जो अगेन मैं कह रहा हूँ कि एक अच्छा कंटेंट बनाने के लिए आपका बहुत ज्यादा, आपको रेवेन्यू चाहिए, आपको बहुत ज्यादा जो सपोर्ट चाहिए। अब वो सपोर्ट जो है वो कम्युनिटी करती है, वो सपोर्ट जो है वो अदारे करते हैं। बदकिस्मती से ऐसा नहीं है। हम भी बहुत दफा कोशिश ऐसी करते हैं कि अच्छा कंटेंट बनाए, लेकिन क्योंकि उसकी विजिबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं होती, जिसकी वजह से जो एफर्ट हम करते हैं उसका रिजल्ट नहीं मिलता, तो हम मायूस हो जाते हैं। अगेन आई थिंक इसमें गवर्नमेंट को और अदारों को मिलकर, कम्युनिटी को मिलकर सोचना चाहिए है कि जो मेन स्ट्रीम है, एक तो उस पर गौर किया जाए कि क्या कंटेंट प्रोड्यूस किया जा रहा है। देखिए, इस वक्त नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, मुश्किल हालात पाकिस्तान के बहुत ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को जो है वो ये बताएं कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब नेगेटिविटी बहुत ज्यादा चीजें हैं, क्योंकि ये इंसान का जो ब्रेन है ये नेगेटिविटी को जल्दी एक्सेप्ट करता है, ये इसको ज्यादा वायरल करता है। इसलिए इस वक्त जो फेक न्यूज है वो एक चैलेंज है। तो इसलिए इस पर मिलकर काम करने की जरूरत है, इसका फ्रेमवर्क करने की जरूरत है, इसके एक्सपर्ट्स को इकट्ठा करने की जरूरत है कि किस तरह से अच्छा कंटेंट जो लोग बना रहे हैं उनको प्रमोट किया जाए और नए लोगों को तैयार किया जाए। फैसल, आप पीस पे भी काम कर रहे हैं। अब आप देखें कि हमारा मीडिया क्या कह रहा है कि ईरान ने इसराइल का जवाब दे के बड़ा अच्छा कारनामा किया है। उससे क्या हुआ है कि नाजरीन, मुझे कल बड़ी ऐसी खबर आई, मिली कि वहां पे क्रिश्चियन कोई शादी थी सियालकोट में, तो उन्होंने हाल नहीं दिया। उन्हें हाल नहीं दिया कि कोई प्रॉब्लम हो सकता है, हालात नहीं ठीक, ये नहीं ठीक। इसका क्या मतलब हुआ कि पहले भी कभी हुआ करता था कि अमेरिका ने या ऐसे कोई इराक ये वाली कमबख्ती जाके क्रिश्चियनों की आ जाती है। ये असल मीडिया का ही हवाला है कि मीडिया इस तरह से ले आता है, कौम परस्ती, मजहब की परस्ती, ये सारा कुछ दिखा रहा है। तो मीडिया की क्या ड्यूटियां, क्या फराइज है, कोई बताएगा कि भाई मीडिया को इस तरह से रवैये नहीं इख्तियार करना चाहिए? आपके लिए मैंने इसलिए छोड़ा कि आप बहुत सारी
यकजहती बैनुल मज़ाहिब और इनमें आप कदम रखते हो। जी। जी, once again thank you so much Sansa साहब एंड एनसीएन टीवी। नो डाउट ऐसे बहुत सारे इश्यूज पे बात करता है जो वक्त की ज़रूरत होता है, और आज का प्रोग्राम इस चीज़ का सबूत है कि ऑन डेली बेसिस हम देखते हैं मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन की वजह से, वो मेन स्ट्रीम मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, उसके ऊपर बहुत सारे ऐसे फेक नैरेटिव्स हैं जो बनाए जा रहे हैं। सो आज के प्रोग्राम में मुझे बुलाने के लिए, जिसका टाइटल है द रोल ऑफ मीडिया, और उसके अंदर पॉजिटिविटी को किस तरह से प्रोवोक किया जा सकता है, उसके ऊपर बुलाने के लिए सो आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। और मैं वेरी थैंकफुल टू मिस सिद्रा एंड मिस्टर अयाज मोरस, वेरी डियर फ्रेंड्स ऑफ माइन, जिन्होंने बहुत खूबसूरत बातें की और नो डाउट सीखने को मिला। जब आपने ओवरऑल बात की है इंटरनेशनली पीस की सिचुएशन है, और बहुत सारी ऐसी न्यूज़ हैं जो एक्चुअल होती नहीं है, लेकिन उनको थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, कैची बनाने के लिए कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स डाली जाती हैं कि लोगों का इंटरेस्ट डेवलप हो। आपने सुना होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो हमारे रवैयों में भी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, और ऑब्वियसली सोशल मीडिया पे तो नज़र आ ही रही है। मैं अपने नाजरीन के लिए आज के प्रोग्राम की वसातत से थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि मीडिया जो है वो नो डाउट नैरेटिव्स डेवलप करने के लिए इस टूल को यूटिलाइज किया जाता है। और जब हम बात करते हैं कि मीडिया किस किस किस्म के इफेक्ट्स जनरेट करता है जो कम्युनिटी, जो पब्लिक देख रही होती है, मैं यहाँ पे 4 इफेक्ट्स की बात करूंगा एक्चुअल जो मीडिया का रोल है उसके हवाले से। तो पहला जो है वो कॉग्निटिव इफेक्ट है, जिसके अंदर जो मीडिया है वो न्यू आइडियाज की बात करता है, हमारे हॉरिजन को एक्सपैंड करने की बात करता है, और फिर हमारी परसेप्शंस को शेप देता है। ये पहला इफेक्ट है, कॉग्निटिव इफेक्ट इसको बोलते हैं। अब जो नाजरीन है वो इसका कंपैरिजन करेंगे कि क्या आज का मीडिया इस तरह से करने में कामयाब हो सके हैं या नहीं। सेकंड जो इसका इफेक्ट है वो है इमोशनल इफेक्ट, जिसमें हम कहते हैं कि इवोक आर इमोशंस एंड इन्फ्लुएंस आर मूड। अब अक्सर ये सुना जाता है कि हमारे लोग, हम उनको कहते हैं कि जी आप खबरें देखते हैं, देखें आज ये हो गया, आज ये हो गया। वो कहते हैं खबरें देखने का कोई फायदा नहीं है, इससे तो मूड ही खराब होना है, इससे तो हमने हर्ट ही होना है, इससे तो हमारे जो दिल हैं वो दुखी होंगे, तो हम खबरें टेंशन नहीं देखते, टेंशन ज्यादा बढ़ जानी है। टेंशन बढ़ जाएगी। तो हम्म। आज के जो मीडिया है उसका मतलब ये बन गया हुआ है दूसरे मायनों में, कि सिर्फ वो टेंशन फैलाएंगे और इस तरह की खबरें देंगे कि उससे आप परेशान होंगे। इमोशनल इफेक्ट भी मीडिया जनरेट करता है। थर्ड जो इसका इफेक्ट है वो है एटीट्यूडनल इफेक्ट, कि एटीट्यूड्स में क्या चेंज आता है। शेप एटीट्यूड्स एंड बिलीव्स ऑन वेरियस इश्यूज। तो बहुत सारे जो इश्यूज चल रहे होते हैं करंट अफेयर्स में, उनके ऊपर मीडिया आपके एटीट्यूड्स के ऊपर भी इफेक्ट करता है। और चौथा और आखिरी इफेक्ट जो होता है वो है बिहेवियर इफेक्ट्स। अब आपका, जब आप मीडिया के साथ लिंक्ड हैं, अटैच्ड हैं, तो आपके बिहेवियर में भी चेंज आते हैं। इट रियली इम्पैक्ट ऑन आवर बिहेवियर्स एंड एक्शंस एज वेल। जब हमारा मीडिया जो है वो हमारे बिहेवियर पे इफेक्ट डाल रहा है, हमारे एक्शंस उस तरह से हो रहे हैं, और बहुत दफा हम देखते हैं कि न्यूज़ एक्चुअल होती नहीं है, हम सुनते हैं और हम फौरन उसके ऊपर एक परसेप्शन डेवलप करते हैं और एक्शन पे आ जाते हैं। अब शादरा में, पाकिस्तान के अंदर लाहौर में, एक खबर ये फैल जाती है कि एक औरत है और उसने एक ऐसा लिबास पहना है जिसके ऊपर खुदा ना खास्ता पुराने वर्ड्स लिखे हैं। लेकिन जब उसकी छानबीन होती है, डिटेल में पहुंचा जाता है, इन्वेस्टिगेशन होती है, तो एक सिंपल जो वर्ड है हलवा, उसको अरबिक लैंग्वेज में लिखा है, और उसके ऊपर खुदा ना खास्ता ऐसी कोई उन्होंने तौहीन नहीं की। बाद में पुलिस जो है वो रेस्क्यू करती है उस औरत को और पता चलता है, और उससे फिर भी हमारे कुछ जो रिलीजियस लीडर्स हैं वो कहते हैं कि वो माफी मांगे, जबकि उसकी कोई ऐसी मिस्टेक नहीं। सो ये एक एग्जाम्पल है। हमारी सोसाइटी में हजारों ऐसी एग्जाम्पल्स हैं जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि ऐसच कोई न्यूज नहीं है, ऐसच कोई कोई मजायका नहीं है, या कोई ऐसी बुराई नहीं है, लेकिन उसको खबर ऐसी बनाया जाता है कि सब लोग जो हैं वो उसके लिए अपना एक परसेप्शन बनाते हैं, और परसेप्शन के पीछे अपने एक्शंस को लेके उस जगह पहुंच जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली इसको हमने एक ट्रेनिंग की थी जिसको हम कहते हैं रीजनिंग फाइंड करना।
सो हम बहैसियत माशरा, अब हम शॉर्टकट्स में जाते हैं। हम कहते हैं कि ये खबर हमने टिकटॉक पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे हमने देखी है, हमने फौरन उसके लिए एक परसेप्शन डेवलप कर लें। हम बिल्कुल मेहनत नहीं करते कि उसकी छानबीन की जाए, क्या ये खबर सच्ची है या झूठी है। हम फौरन से विद इन नो टाइम परसेप्शन बनाते हैं और उसके उसके ऊपर कमेंट्स भी करते हैं, अपनी बहुत सारी राय भी दे देते हैं, एंड वी डोंट नो दैट न्यूज़ इज फेक और ट्रू। सो आई थिंक आज का जो इंसान है, वो कुछ बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम थोड़ा अनकन्वेंशनल तरीके से चल रहे हैं, दुनिया जो है वो मॉडर्न हो गई है। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो जिनको आपको कन्वेंशनल ही रखना पड़ेगा। जिस तरह से हमें पेट भरने के लिए खाना ही खाना पड़ेगा, हम बातों से पेट नहीं भर सकते। तो दिस इज वन ऑफ द कन्वेंशनल प्रैक्टिस। और कन्वेंशनल प्रैक्टिस मीडिया के अंदर यही है कि आप रिसर्च बेस्ड न्यूज लेके आए, ऐसी न्यूज मीडिया पे लेके आए जो लोगों के अंदर पॉजिटिविटी डेवलप करे, उनके अच्छे परसेप्शंस डेवलप हों। सो बहुत कम, जैसे मिस सिद्रा ने कहा कि बहुत सारे ऐसे कंस्ट्रक्टिव पॉइंट्स के ऊपर टॉक शोज ही नहीं होते। टॉक शोज जो हैं वो हम बहुत सारे ऐसे फजूल किस्म के टॉपिक्स के ऊपर टॉक शोज कर रहे होते हैं। और अब एक लोगों ने प्रैक्टिस मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करने लगा हूँ कि डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस इतनी सारी हो गई हैं कि आई वाज इन इन पेरिस। आप पूरे पाकिस्तान को मैंने रिप्रेजेंट किया 2018 में, जिसमें मुझे वहाँ की जो हमारी पाकिस्तान की एम्बेसी है पेरिस के अंदर, उन्होंने मुझे ज्वाइन किया, मेरा इंटरव्यू किया, बहुत सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने ली। एंड दे प्रॉमिस्ड कि हम पाकिस्तान के अंदर जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है वहां पे भी इस न्यूज को भेजेंगे, इस इंटरव्यू के भेजेंगे कि पाकिस्तान को इतने बड़े फोरम पे जहाँ पे मोर देन 65 कंट्रीज के हेड्स आए हैं, वहां पे पाकिस्तान की नुमाइंदगी हुई है। लेकिन जब मैं वापस आता हूँ तो पता चलता है कि वो न्यूज़ जो है वो आपको कहीं नजर नहीं आ रही। उसके पीछे ये है कि बिकॉज आई एम अ क्रिश्चियन, आई एम रिप्रेजेंटिंग क्रिश्चियन माइनॉरिटी फ्रॉम पाकिस्तान इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, बट दे फॉरगेट कि मैं एक पाकिस्तानी हूँ। और बाद में मेरा फिरका है, मेरा रिलीजन है, मेरी जात है, रंग है, वो बात की बात है, बट बिफोर दैट आई एम पाकिस्तान। सो यहाँ पे एक डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस नजर आती हैं। सो जब मीडिया आपका इतनी सारी बैड इंटेंशंस को लेके चल रहा हो, इतने बर्डन्स को लेके चल रहा है, एंड आई एम टोटली एग्री विद अयाज के यहाँ पे हम क्वालिटी पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, और हम चाह रहे हैं कि इसकी क्वांटिटी क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ व्यूज और मनी मेकिंग स्टफ, ये बिजनेस की तरफ लेके गए हैं। और हम अक्सर कहते हैं कि मीडिया कमजोर की आवाज है, लेकिन आज का मीडिया कमजोर की आवाज नहीं, ताकतवर की आवाज है, क्योंकि वो अच्छे पैसे देता है, अच्छी बोली लगाता है, और अच्छी बोली लगाने वाले चैनल्स का अच्छा बिजनेस होता है। उनकी खबरें भी छपती हैं, नैरेटिव्स बिल्ड होते हैं, और लोगों को पता चलता है कि जी वेरी गुड, ये न्यूज चैनल तो छा गया है, इसने बड़ा अच्छा काम किया। बट बिहाइंड द सीन क्या होता है कि अच्छा खासा पैसा लगाया गया होता है, अच्छा खासा जो है वो वहां पे उसको इन्वेस्ट किया गया होता है। सो गरीब की आवाज शायद सैमसन जावेद साहब हैं, या इनकी तरह के कुछ और लोग हैं जो गरीब की आवाज या गरीबों की आवाज को आवाज देने के लिए इस तरह का काम कर रहे हैं। बट देर आर वेरी फ्यू पीपल, आप उनको काउंट कर सकते हैं इवन ऑन मेन स्ट्रीम मीडिया, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं। नो डाउट हम क्रिटिसाइज तो कर रहे हैं सोशल मीडिया को और बाकी सारे यूट्यूब चैनल्स वगैरह को, लेकिन मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ सोशल मीडिया के हैंडल्स को, चैनल्स को, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया में आपकी खबर नहीं लगनी भाई, क्योंकि उसके लिए आपको लाखों रुपए देने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी आवाज रेज कर सकते हैं। यू कैन ब्रिंग द प्रेसिंग कम्युनिटीज एंड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज इश्यूज ऑन सच चैनल्स, जिस पे हम जूम पे, फेसबुक लाइव पे, यूट्यूब पे, मे बी अदर जो टूल्स हैं उनको यूटिलाइज करते हैं। बट मेन स्ट्रीम मीडिया इज नाउ माफिया, जो पैसे कमाने के अलावा और उनका कोई काम नहीं है। सो आई होप आई आंसर योर क्वेश्चन। सो मूविंग फैसल फॉरवर्ड, थैंक यू। फैसल मैंने एक बात कही थी कि खतरात जो कम्युनिटी, कमजोर कम्युनिटी है, उसकी तरफ खतरात चले गए। बैनुल अवी जो एक सिनेरियो चल रहा है, एक ईरान और ये इसराइल जंग का जा रहा है, उसका कोई
आपको या अयाज या सिद्रा, आप काफी ऐसा ऐसा कोई आपके जेहन में आया या आगे आपने करने की मैंने कोशिश की कुछ लोगों तक पहुंचाने की कि बी केयरफुल, आप गवर्नमेंट से या जो प्रोटेक्शन या प्रोटेक्ट करते हैं उन तक पहुंचाई जाए कि ये एक आग सुलग रही है। तो फैसल, चूंकि पीस पे फिर मैं बात करूंगा कि सोर्स आपके काफी हैं, तो ऐसी बात आपने महसूस की या कोशिश की कि आगे जाए, हाई ऑफिशियल तक जाए? अच्छा, ये देखें, ये बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये है कि ऑलरेडी इंटरनेशनली हम देख रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन ने 12 इजलास बुलाए हैं और बहुत दफा कंडेम किया है वॉर को। अगर हम यूनाइटेड नेशन के अलावा हम पोप साहब की स्टेटमेंट्स को देखें तो उन्होंने बहुत दफा जंग बंदी की अपील की है कि जंग बंदी की जाए। लेकिन यहाँ पे हम किसी को जजमेंटल होके कंपैरिजन नहीं कर सकते कि कौन ठीक है और कौन गलत है। बीइंग पीस बिल्डर, आई मस्ट से कि जो जंग है, चाहे वो किसी की तरफ से भी है, वो एक नेगेटिव एक्शन है। और वॉर से कभी भी आप अपने जो पीस प्रमोशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कभी नहीं ले सकते। इसकी एक हम बेस्ट एग्जांपल सेकेंड वर्ल्ड वॉर की लेते हैं, जिसमें हम देखें कि यूरोपियन कंट्रीज ने बहुत बुरी तरह एक दूसरे को डिस्ट्रॉय किया। लेकिन एट द एंड इन 1940s उन्होंने ये जान लिया कि जंग जो है वो मसले का हल नहीं है। हम सबको मिल के रहना पड़ेगा, मिल के डायलॉग के जरिए से सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो आज इस प्रोग्राम की वसातत से मैं लोकली, इंटरनेशनली, बीइंग पीस मेकर, बीइंग पीस बिल्डर, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हम फौरन जो है वो जंगबंदी की अपील करते हैं। और खास तौर पे वो लोग जो इन्फ्लुएंशियल्स हैं, जिन्होंने डिसीजंस लेने हैं, अगर हम बदले की सियासत करेंगे, बदले का रवैया रखेंगे, तो ये दुश्मनी, ये जंग कभी बंद नहीं होगी। लेकिन माफी का जज्बा रखते हुए, एज वी आर द फॉलोअर ऑफ जीसस क्राइस्ट, तो उन्होंने दुश्मनों के लिए भी दुआ करने के लिए कहा। तो इस वक्त जो ह्यूमन राइट डिफेंडर होता है या जो पीस पे काम करता होता है, उसके लिए सब उसके अपने होते हैं। सो हम सबके अमन के लिए, सबकी भलाई के लिए हम जंगबंदी की अपील जी। करते हैं आज के इस प्रोग्राम से, क्योंकि मीडिया शुड बी प्रमोटिंग अ पॉजिटिव फैसल, मैसेज। आगे आगे फिर आपसे मैं आपकी तरफ थैंक यू। आऊंगा। चूंकि ये जंग जो भी है इसको मजहबी रंग, पता नहीं हमारे मुल्क जो है वो मजहबी रंग उसको देकर ये लोकली तौर पर इसको एक रंग गलत दे देते हैं। ये सारा मीडिया का किया धरता है उसका। सिद्रा सभा, हमारा मीडिया जो है अपना कम्युनिटी का मीडिया बड़ा तेज बड़ा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जैसे अयाज ने भी कहा कि अगर हमें रेवेन्यू, अगर मुझे थोड़ी सी भी सपोर्ट हो ना, तो मैं डेली बेस पे, इस तरह मैंने शेड्यूल किए हुए हैं, डेली बेस पे भी मैं काम कर सकता हूँ सबके लिए। लेकिन मुश्किल ये है कि शायद लोग ये समझते हैं, लोगों ने तो केले केले रखा हुआ है ना कि बस मोबाइल ली और कर दिया। और हम तो आप सब देख रहे हैं कि इस तरीके से टॉक शो है, माहिरीन को बुलाते हैं, तो फिर जाहिर है एडिट भी करना होता है, उस पर भी कुछ ना कुछ लगाना होता है, करना होता है। तो कभी कोई सोचता तो है नहीं है कि भाई रेवेन्यू भी आना है, कोई चला भी रहे हैं, वो लोग सारे ही आगे हुए हैं। क्या आप समझते हो कि ये बहुत अच्छा हो रहा है कि जिसका जो भी है अनप्रोफेशनल जो भी है, बस ये बड़ी खिदमत कर रहा है, कौम को आगाही दे रहा है बस? तो क्या कोई ऐसी पॉलिसी या इस तरह की करना चाहिए? जी, क्या हाल क्या है? बात तो आपने बिल्कुल ठीक की है कि जो अभी हमारे सोशल मीडिया के ऊपर जो ये चैनल्स चल पड़े हैं, और वो जैसे अयाज भाई ने भी कहा कि वो सिर्फ अपना, एक पादरी अपना चैनल चला रहा है और एक एनजीओ अपने डोनर्स इकट्ठे कर रही है, और बस इसी चक्कर के अंदर जो है यही रेस लगी हुई है सोशल मीडिया के ऊपर हमारी कम्युनिटी के हवाले से। बात बिल्कुल ठीक है, वो हो ऐसे ही रहा है। और दूसरी चीज ये कि मीडिया, देखिए मीडिया एक ऐसी चीज है जो फैसल जैसे कहते हैं कि वो कन्वेंशनल तरीके से ही चल सकती है अगर आपने उसको चलाना है। आप उसके अंदर अगर आप और कुछ चीजें ऐड करने की कोशिश करेंगे तो वो जर्नलिज्म नहीं रहेगी, वो मीडिया नहीं रहेगा। अगर आप उसको किसी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आप सच्चाई से दूर चले जाएंगे, आप मंतक से दूर चले जाएंगे, आप दलील से दूर चले जाएंगे।
तो ये जो हमारी कम्युनिटी के अंदर जो मीडिया हाउसेज, जैसे आपका भी एक चैनल है जहां पर आप ये हर रोज कोई ना कोई एक नया टॉपिक लेकर आते हैं, अगर इसी तरह चैनल्स मीडिया के जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से उसके एथिक्स को पोर्ट्रे करते रहें तो आई एम श्योर व्यूअरशिप बढ़ेगी, लेकिन टाइम लगेगा क्योंकि ये एक माइंड सेट है जिसको चेंज होना है। और सोशल मीडिया सैडली तो नहीं कहूंगी, लेकिन एक पार्टिसिपेटरी कल्चर है। वो मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं है। वहां पर हमारे सोशल मीडिया में अभी कोई रेगुलेटरी अथॉरिटीज नहीं बनी है, तो हर कोई ओपन है अपना व्यू देने के लिए, अपना चैनल खोलने के लिए, कोई भी बात करने के लिए। तो जब तक रेगुलेशन आती नहीं है, ये मीडिया को आप कंट्रोल कर नहीं सकते। तो जिस तरीके से कंट्रोल हो सकता है या पार्टिसिपेटरी कल्चर को आप पॉजिटिविटी के साथ यूज कर सकते हैं, वो यही तरीका है कि आप जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यूज को और जो है वो प्रमोट करें और उन्हीं के अकॉर्डिंगली चलें। एक मीडिया को एक उम्मीद की जो एक बात होती है वो जरूर करनी चाहिए अपने किसी भी टॉक शो के एंड में, क्योंकि अगर आप एक शख्स को, जैसे अभी कॉग्निटिव अप्रोच की बात की, अगर आप एक शख्स के दिमाग के अंदर दहशतगर्दी, रेप, बुराइयां बस यही दिखाते रहेंगे, यही बताते रहेंगे और उसको होप नहीं देंगे, तो मुआशरा बेहतरी की तरफ नहीं आएगा। मुआशरा जो है वो, अगर आप एक बच्चे को, वो देख रहा है कि करप्ट पॉलिटिशियन जो है वो, उसका बच्चा को नौकरी मिल रही है, तो उस बेचारे गरीब के बच्चे को बीए करने की क्या जरूरत है? वो फिर इसी तरह बंदूकें पकड़ेगा और कहेगा कि मैं फिर इसी तरह मोबाइल छीनता हूँ और मैं सड़कों पे जाता हूँ और मैं दहशतगर्दी करता हूँ। एक बच्चे को आप कह दें कि हाँ ठीक है, आज तू भूखा सोएगा लेकिन कल तुझे खाना मिल जाएगा, तो फिर तो उसको कोई उम्मीद है कि उसको कल खाना मिल जाएगा। लेकिन अगर आप उसको यही दिखाते रहेंगे कि जी नहीं, तुझे तो आज भी नहीं मिलना, तुझे कल भी नहीं मिलना, तू जा, तो फिर तो उसने खुदकुशी करनी ही है। तो ये कि हमें अपने जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू को एक ओपिनियन मेकिंग की तरफ लेकर जाना है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया हो, जर्नलिज्म वैसी ही रहेगी। लेकिन ये जो दूसरे जो आज तक जो अब खड़े हो गए हैं, जिनके पास एजुकेशन नहीं है, सैडली वो इस चीज को समझ नहीं पाएंगे। और जब तक एक प्रॉपर ट्रेनिंग और प्रॉपर रेगुलेटरी अथॉरिटी सोशल मीडिया पे नहीं बैठती, ये कर्ब करना बहुत मुश्किल है। अब आप देखें कि जैसे इंडिया की मैं मिसाल लूं, आप इंडिया को बुरा भला नहीं कह सकते उनके मीडिया पे। आप उनके ड्रामों को देखें, उनके ड्रामे आपको ऐसे उनमें ग्लैमर नजर आएगा जैसे कि वो शायद रहती इस तरह, लेकिन क्या है, वो क्यों है? हमारे यहाँ ड्रामे उठा के देख लें, उसके अंदर आपको सिर्फ ससुर का अफेयर, बहू के साथ और अजीब गरीब किस्म की चीजें आपको देखने में मिलेंगी। लेकिन वही चीज आपको, आप इंडिया का चैनल उठाएं, वो आपको बिल्कुल आर्टिफिशियल लगेगा और एक ऐसी खूबसूरत पिक्चर पोर्ट्रे करेगा। वो क्या है? वो पॉजिटिविटी डाल रहे हैं। उनका एक शो है क्राइम पेट्रोल, जो कि स्टेट फंडेड है। वो अपने इदारों को उससे जो है वो और बेहतर बताते हैं माशरे के आगे। वो ये नहीं बताते कि पुलिस को गालियां दो, हालांकि मसले उधर भी हैं और ज्यादा हैं। जाहिर सी बात है, हमसे बहुत बड़ा मुल्क है, उनके इश्यूज हमसे ज्यादा हैं, लेकिन उनकी पॉलिसीज ऐसी हैं। उनके जो शोज मेन स्ट्रीम मीडिया पे आते हैं वो सोशल मीडिया पे भी आते हैं, इसीलिए कि वो एक अब वो रेगुलेट करने लगे हैं अपने डिजिटल मीडिया को। तो जब तक हम रेगुलेट नहीं करेंगे अपना सोशल मीडिया, इस तरह के सिटीजन जर्नलिस्ट या इनको जो हम अपनी जर्नलिस्टिक टर्म में मोजोज बोलते हैं, मोबाइल जर्नलिस्ट, ये बनते रहेंगे और ये खराबी होती रहेगी। तो ये कि इनको रेगुलेट करने की जरूरत है। सिद्रा साहब, आपको याद होगा कि सब्सक्राइबर की बात हो रही थी। बहुत सारे लोग करते हैं, वो फलां के जो है ना इतने सब्सक्राइबर हैं, वो मुझे अफसोस ही रहता है यार, मैं इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम देता हूँ कि कोई आता ही नहीं है। अगर मैं गीत देता हूँ गास्पल, जैसे आपने बात की, तो मैं आपको बता रहा था कि मैं अगर गास्पल गीत देता हूँ उस पर 50 सब्सक्राइबर आ जाते हैं, लेकिन उसपे पैसे कितने गीत के लगते हैं वो किसी को नहीं पता। और बहुत सारे हमारे अपने भी ऐसे हैं, उन्होंने गास्पल गा के वो 6,000 कितने हजारों पे पहुंचा ली हैं। उनके पास पैसे हैं, मुझे पता है कहाँ से आते हैं, वो यहाँ कहने की तो जरूरत नहीं है। तो सिद्रा साहबा, क्या हमारी कम्युनिटी इनकर्जमेंट, किसी को इनकर्ज करने से कब तक मुठ्ठियां बंद रखेगी, या किसी की हौसला अफजाई, या चैनल जो है अयाज कितना खूबसूरत काम करता है, वो भी मसाइल से का बड़ा शिकार है और हम भी मसाइल के इंतहाई शिकार हैं। तो सिद्रा साहब, कब हमारी कम्युनिटी में ये कब आएगा? हम तो मसाइल ही मसाइल का शिकार हैं और फिर भी वो
मसाइल से निकलना नहीं चाहती कम्युनिटी हमारी। आप क्या कहते हैं, फिर आगे चलते हैं जी। मिसाइल तो देखिए, मिसाइल तो सैमसन भाई रहेंगे। अभी मैंने बताया आपको कि हमारी कम्युनिटी के अंदर जर्नलिज्म तो क्या ही मैं कहूंगी, जर्नलिस्ट तो हैं ही बहुत थोड़े हमारी कम्युनिटी के अंदर। तो वो तो अगर चैनल खोलते भी हैं, वो मेरा भी ख्याल, मैंने तो अभी तक आपके अलावा तो और मैंने किसी का कोई क्रिश्चियन चैनल नहीं देखा। याज भाई आप शायद करते हैं इसमें काम, लेकिन ये कि ये मुश्किलात तो रहेंगी। जहां बाकी सारे सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी के अंदर हमारे मुश्किलात हैं, वो हमें इधर भी फेस करनी पड़ेंगी। बट जो ट्रू जर्नलिज्म है वो नहीं छोड़नी चाहिए। वो अगर हमने छोड़ दी तो वो फिर मैंने अपने सिद्रा, मैंने कई दफा कहा कि यार मैं काम कर रहा हूँ शुरू से सियासत की, ह्यूमन राइट्स की, मैं कैसे किसी और ट्रैक पे चला जाऊं। तो फिर आगे चलते हैं, अयाज से बात करते हैं। अयाज, मसाइल भी आपने खुद ही देखे, और स्पेशल जिस कम्युनिटी से हमारा ताल्लुक है, मसाइल तो जा नहीं रहे। हम अपनी बहू बेटियां का ऐसा इशू बड़ा इसीलिए होता है, कहते हैं कि बाइबल में भी और सारा भी, कि आप बहू बेटियों की हिफाजत क्यों करते हो, उससे एक नेशन आगे चली जाती है, आपका कैसे चला जाता है, एक करते हैं। और यही सबसे बड़ा हमारा मसाइल है। और ये आगे ही कौन देगा? हमारे मीडिया को तो ये देखना, ये चाहते हैं गाने लगे रहें, गाने लगा दें या किसी जोक लतीफे सुनाएं, फिर मेरा ख्याल है हमारी कम्युनिटी बड़े शौक से देखा करेगी। क्या मैंने गलत तो नहीं कहा अयाज जी? जी, थैंक यू सो मच। आपने मुझे कोशिश की है कि मैं कोई ऐसी बातें करूं कि बाद में लोगों पकड़ा को जाओ। थोड़े से मसले हों, लेकिन मेरी क्या कहते हैं खुशकिस्मती है कि अब मैं उन मसलों से निकल गया हूं, इसलिए मैं ऐसी बातें कर सकता। देखिए, पहली बात, जैसे आपने कम्युनिटी के उसकी चैनल्स की बात की, देखिए तकरीबन को 17-18 चैनल है इस वक्त आपके लाहौर में, बहार कॉलोनी और फैसलाबाद के करीब, जो सैटेलाइट पे चलते हैं। और मुझे तकरीबन सब में एज अ गेस्ट जाने का, बाज दफा एज अ ट्रेनर जाने का इत्तेफाक हुआ है। और मैं 2008 से जो है, जो पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट क्रिश्चियन चैनल था गुड न्यूज, उसके साथ वाबस्ता रहा। तो मुझे ये चीज बहुत पहले समझ में आ गई थी, बड़ी यंग एज में ही, कि पाकिस्तान के जो क्रिश्चियन मीडिया, उसमें आपका स्कोप नहीं है। वो शौक आप अपना पूरा करें, लेकिन उसमें आपका फ्यूचर नहीं है। तो इस वजह से मैंने फिर उसके बाद निकला और अपना चैनल बनाया, और फिर मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ वाबस्ता हुआ। और इस वक्त मैं एक्सप्रेस के साथ लिख रहा हूँ, आप देख रहे हैं, और तकरीबन पीटीवी और दूसरे बड़े जो चैनल हैं, सब पर मैं एज अ मॉर्निंग गेस्ट जा चुका हूँ। मसला क्या है? मसला ये है कि जो चैनल वहां हमारी कम्युनिटी के खुले हैं, वो सारे हैं चर्च बेस्ड। उसमें वो सारे जो है, उनके सरबराह है पादरी साहबान। अच्छा, उन्होंने ना कभी प्रोफेशनल मीडिया में काम किया है, ना उनको ये फन आता है, और ना उनको कदर है इस फन की। इसलिए आप देखेंगे हमारे जितने भी सहाफी हैं या जो हमारे अदीब हैं, वो गरीब है। ठीक है, क्यों गरीब है? क्योंकि उनको पैसे नहीं मिलते। ठीक है। और हमारे जितने मैगजीन हैं, वो सारे वो आपसे चाहेंगे। अब मैं एक्सप्रेस में लिखता हूँ, हर हफ्ते मुझे लोग कहते हैं यार साड़ी मैगजीन में भी लिखा करो। तो मैं कहता हूँ भैया, आप पे करते हैं मुझे, मेरे पास के इतना टाइम है कि मैं आपके लिए जो है वो एक अलग मौजू पर लिखूं। तो रीजन ये है कि वो लोग नॉन प्रोफेशनल हैं, इसलिए उनके जितने भी काम है वो सारे डंग टपाओ काम है। उन्होंने 20-20, 25-25 हजार लाख के जो है वो कैमरा स्टूडियो बनाए हैं, और 10,000 रुपए के एंकर को नहीं दे सकते वो पैसे का। इसलिए उसको बेचारे को ना बोलना आता है, ना उसको पता होता है, ना उसकी कोई तैयारी होती है। वो सारे बस जो है वो एक डगर पे लगे हुए हैं। एक तो ये है कि आपने जब तक प्रोफेशनल लोग नहीं आपके आगे, देखिए मुझे अक्सर लोग कहते हैं मसीही सहाफी, मैं कहता हूँ भाई मैं सहाफी हूँ, और एक मसीही सहाफी, मेरा एक कम्युनिटी से ताल्लुक है, लेकिन मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। मसीही होना मेरा एक अकीदा है, लेकिन पहले मेरा प्रोफेशनल। तो एक तो ये कि हमें प्रोफेशनल लोगों को आगे लेकर आना है। वो लोग जो प्रोफेशनल होंगे मेन स्ट्रीम में जगह बनाएंगे। लेकिन आज का मीडिया बहुत प्रोफेशनल है। मेरे बहुत सारे ऐसे जानने वाले लोग हैं जो क्रिश्चियन नहीं है, लेकिन वो मीडिया से ऑब्सोलीट हुए, क्योंकि उनको वो स्किल्स नहीं आती जो आज की मीडिया की जरूरत है। दूसरा, देखिए मीडिया की जो बेसिक वैल्यूज और एथिक्स है, जो बेसिक रूल्स हैं, 5W और 1H, वो हमेशा आज से 50 साल बाद भी वही रहेंगे। सिर्फ मीडियम चेंज होगा एआई आने से, और वर्चुअल रियलिटी आने से, 360 जर्नलिज्म आने से, ये मोजो से आने से, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। इससे सिर्फ मीडियम चेंज होगा, जो बेसिक एथिक्स हैं वो रहेंगे, सेम रहेंगी। तीसरी चीज ये है जो हमें सीखने की जरूरत है कि
हमें अपने जो भी हम, जैसे आप काम कर रहे हैं, मैं भी चैनल रन कर रहा हूँ, तो उसमें मोनेटाइजेशन का जैसे आपने जिक्र किया, मिसाइल का जिक्र किया, हमारी कम्युनिटी में एक बात याद रख ले, हमारे दो बंदे कभी भी किसी एक दूसरे को मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। ये हम्म। आप 70 साल अपनी तारीख उठा के, हमारे दो बिशप एक साथ नहीं रह सकते, हमारे दो सहाफी एक साथ नहीं रह सकते, हमारे दो पादरी एक पैरिश में एक साथ नहीं रह सकते, ये हकीकत है। आप इसको मान ले, क्योंकि हमें घरों से तरबियत नहीं दी जाती। मैं तो ये कहता हूँ क्रिश्चियन कम्युनिटी में लोगों ने नेगेटिविटी में पीएचडी की हुई है, और वो प्रमोट करना तो छोड़े, वो नाम सुनना बर्दाश्त करना नहीं। अब मैं ऐसी ऐसी बातें मैंने इसलिए कहा था कि बहुत सारे लोगों को जो ना वो थोड़ा मसला होगा। अब हमारी क्रिश्चियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन एक बनी हुई है, अब उसमें मुझे नहीं लगता कि आप भी होंगे मेरे जैसा जो है, वो हमें तो जर्नलिस्ट कंसीडर ही नहीं करते। हमें इसी समझते ही नहीं है वो तरह प्रोफेशनल। एक इसी तरह से हमारी जो राइटर्स की जो वो एक तंजीम बनी है, वो हम जैसों को बेचारों को वो कंसीडर ही नहीं करते कि राइटर है। तो आप अलमिया देख लें, जब आप मेन स्ट्रीम पर देखें तो हमारे कितने लोग हैं, क्योंकि वो प्रोफेशनल नहीं है। जो पादरी है वो मीडिया भी पर्सन भी बना हुआ है, और जो सोशल एक्टिविस्ट है वो मीडिया पर्सन भी है। तो आपको बड़ा क्लियर कट जो है वो एक लाइन ड्रॉ करनी होगी, इसको एज अ मीडियम जो है एज अ करियर चूज करना होगा, क्योंकि ये थिंकिंग प्रोफेशन है। बहुत कम है पाकिस्तान की 70 साल तारीख में हमारे क्रिश्चियन जर्नलिस्ट जिन्होंने मेन स्ट्रीम में नाम बनाया, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। और ये मुश्किल शोबा है, इसमें आपको बहुत जान मारना पड़ती है, फिर जाके आपको अपना नाम बनाना पड़ता है। चैलेंज है मेन स्ट्रीम मीडिया में, लेकिन इफ यू आर कॉम्पिटेंट इनफ, आप प्रोफेशनल हैं अपने काम पर, आपको अबूर हासिल होता है, तो आप जो है वो जरूर आगे बढ़ सकते हैं। जब रोल मॉडल आपके ठीक नहीं होंगे तो कम्युनिटी आपको सपोर्ट नहीं करेगी। हाँ इसके जी। साथ ही मैं इसको ऐड करूंगा, देखिए अयाज। कम्युनिटी पर जब भी आप डिपेंड करेंगे, आपका ये रोना आज भी था, 50 साल पहले भी था, और ये 50 साल बाद भी रहेगा। आपको इंडिपेंडेंट होना है, प्रोफेशनल होना है, और अपना बिजनेस मॉडल खुद बनाएंगे, तो आप वो जो है ओ सो कामयाब होंगे। नाइस। अदरवाइज घर वालों से अयाज, बातें सुनते रहेंगे। अयाज मैं आपसे एक बात करना चाह रहा हूँ, मुझे याद आ गई कि सादिया कमल को जर्नलिस्ट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बनाया। बड़ी सबसे ज्यादा हमारे क्रिश्चियन ने उन्हें वाह वाह की है जी, पहली खतून। तो मैं कह रहा था, क्या वो सिदरा के लिए ऐसे कह सकते हैं कि सिदरा चार से एक बड़ी सहाफी जो सहाफी तैयार करती है, सर उसको भी इस उनकी जगह पे जान आना निकल चाहिए। जाएगी, है। सर उनकी जान निकल जाएगी, उनके मुंह में छाले पड़ जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने हाँ। पाकिस्तान का कोई बड़ा जो है वो अदारा, कोई ऐसा शख्स मजहबी हम्म। समाजी सियासी जिसका इंटरव्यू ना किया हो, वो आपके वहां आपके ऑफ स्क्रीन आपको कहेंगे आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमें आप कम्युनिटी के लिए रोल मॉडल है। लेकिन यही दो अल्फाज कैमरे के सामने कहते हुए उनकी जान निकल जाती है। ठीक है, क्योंकि हमारे अंदर एप्रिसिएशन नहीं है, हमारे हम्म। अंदर एक दूसरे को इंकरेजमेंट का विटामिन है ही नहीं है। हम एक दूसरे की टांगे खींचने के लिए बने हुए हैं। यही वजह बिल्कुल। है कि हर बंदा ये सोचता है कि सैमसन साहब अगर इंटरव्यू कर सकते थे, ये बड़ा मुश्किल काम है। मैं भी दो बंदे बिठा के थे किसी दिन लगता ही खिंचनी आने ना, फलाने के बारे में बुरा कहना है, फलाने के बारे में बुरा कहना है, ये तो टॉक शो हो गया। तो देखिए, इसलिए जो प्रोफेशनल लोग होते हैं उनका फिर काम जो है चैनल। वो प्रमोट नहीं होता, और इस तरह के जो पैराशूट लोग होते हैं ना, वो जर्नलिज्म में आ गए, जिसकी वजह से जर्नलिज्म का बेड़ा गर्क हुआ। जी जी। आगे चलते हैं। फैसल, बड़ी मजेदार गुफ्तगू चल निकली है। प्रोफेशनल सहाफत पीछे रह गई है। जो प्रोफेशनल नहीं है वो दूसरों को कह रहे हैं। आपको पता ही नहीं है कि प्रोफेशनल सहाफत है क्या है। ठीक है। बड़ी जिद भी है। अभी मैंने मुस्बत सोच, मीडिया का किरदार है, ये टॉपिक इधर उल्टा पुल्टा करके मैं कल ही देखूंगा किसी और के पास आ जाएगा। और बड़ी खिदमत हो रही है, बड़ा कर रही है। और मुझे आप जैसे कह रहे हैं ना, वो पादरियों के सारे पास्टरों के चैनल हैं, तो वो कहाँ पे लेके आ रहे हैं वो, या मजहब की खिदमत। फिर वो लोग कहते हैं कि जी पादरी अगर कोई मैट्रिक करना चाहता है तो मैं ट्यूशन फ्री पढ़ा दूंगी। तो कैसी ये हमारी कम्युनिटी का रोना देख लो। कल एक बड़े अच्छे आदमी ने मुझे कहा कि आई नीड साइकिल। जब मैंने उसको थोड़ा सा पूछा पाछा, बी एड है, मैंने कहा 14वां ग्रेड है आपका, तो कैसे जी। फिर वो कहते हैं मैंने वजीर तालीम को जो है वो एक एप्लीकेशन लिखी है कि मेरे पास साइकिल नहीं, मुझे साइकिल लेके जाए। ये तो हमारी कम्युनिटी का अलमिया है।
इतनी एजुकेशन हो। ऐसा वाकया एक और भी हुआ है किसी वहाड़ी में कि एक खतून ग्रेजुएट थी, वो खाकरोब थी, तो नौकरी नहीं मिली। और नौकरी मिलनी तो थी, लेकिन पता नहीं क्या अलमिया हुआ। तो मैं आपको ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये प्रोफेशनल सहाफत हमारी कम्युनिटी में कैसे आएगी, और इनकरेजमेंट ये वो प्रोफेशनल पे अपनी रेवेन्यू उनको दें, उनको सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब ही करते हैं हम तो यही कहेंगे सब्सक्राइब तो करो। जो प्रोफेशनल लोग आए हुए हैं आपके, आप तो उनको सब्सक्राइब भी नहीं करते। मुझे बिशप साहब कहते हैं, बिशप एजाज नायत हयात थे, कहते हैं बेटा इतने मेरे पास आते हैं रोज, यूट्यूबर के प्रोग्राम आते हैं, मैं अब किसका करूं, किसको देखूं या क्या करूं। ये सारे सारे मसाइल हैं। फैसल, ये कैसे मसाइल हल हो सकते हैं प्रोफेशनल? बड़ा कुछ अच्छा। कह दिया मैंने आपको, बहरहाल चले अच्छा। देखते हैं। सर, इसमें मैं एक चीज कहना चाहूंगा। आपने वर्ड सुना होगा होलिस्टिक डेवलपमेंट। और होलिस्टिक डेवलपमेंट जो है वो किसी भी आप फ्रेमवर्क में, किसी भी एस्पेक्ट में, किसी भी शोबे में अगर आप देखें तो उसके अंदर एक होलिस्टिक डेवलपमेंट देखी जाती है। कि मीडिया को अगर आप एजुकेशन के लेवल पे देखें तो मीडिया की एजुकेशन कितने परसेंट आपकी सोसाइटी में दी जा रही है। लेकिन जब जब आप मीडिया की एप्लीकेशन देखते हैं या इम्प्लीकेशन देखते हैं तो वो आपको ऐसे लगता है जैसे आपकी 25 करोड़ आबादी में से 99% सारे मीडिया से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन एजुकेशन को आप देख लें तो शायद वो 1% भी नहीं है। तो ये बीच में जो गैप है, एजुकेशन भी नहीं है, हमारा हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी नहीं है, हमारी कोई ट्रेनिंग भी नहीं है, देन हाउ वी कैन क्लेम कि वी आर द मीडिया पर्सन्स। मेरी रिसेंटली एक मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और ये भी शायद तारीख में पहली दफा हुआ है जिसके लिए मुझे काफी सारी एप्रिसिएशंस मिली। कि आपका रिसर्च पेपर जो है वो इंक्लूसिव सोसाइटी के ऊपर है, और उसको आप लेके जाना चाहते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया के सामने। कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरा ताल्लुक जो है वो एक रिलीजियस माइनॉरिटी से है, मैं इंक्लूसिव अप्रोच को प्रमोट करना चाहता हूँ थ्रू मीडिया। और उसके लिए मुझे इतनी एफर्ट्स करनी पड़ी कि मैंने प्रेस क्लब में बाकायदा तौर पे उसका टाइम लिया, जो मेन स्ट्रीम नेशनल मीडिया था उसको बुलाया, और बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त जो सोशल मीडिया पे या इंटरनेशनल मीडिया में उनकी रसाई है, उनको भी रिक्वेस्ट की कि आप इस खबर को फैलाएं। उसके लिए मैंने जितनी एफर्ट्स किए हैं ये मैं जानूं। हालांकि ये वक्त की जरूरत है इंक्लूसिव सोसाइटी को प्रमोट करना, और पाकिस्तान के अंदर जो बढ़ता हुआ मॉब वायलेंस है या जो एक डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोचेस हैं उनको मिनिमाइज करने के लिए अब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके माशरे की जरूरत है। लेकिन वो मीडिया की जरूरत तब बनती है जब उसके पीछे कोई फाइनेंस लगा हो। सो अब हमने क्या करना है कि मीडिया को ये बावर करवाना है कि काइंडली जो वक्त की जरूरत है उसके ऊपर आप बात करें। और जब जब शुरू में मैंने बात की होलिस्टिक डेवलपमेंट की, आपने देखा है कि जो मिशनरीज आते थे पाकिस्तान में, और बैड लक ये हुई है कि अब मिशनरीज आना भी बंद हो गए हैं। अब हमारे लोकल ही मिशन वर्क कर रहे हैं, जो कि उनका मिशन ये है कि बाहर जाना। लेकिन पहले मिशनरीज बाहर से आते थे, यहाँ पे मिशन वर्क करते थे। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली हमारे जो लोकल मिशनरीज हैं उनका मिशन ये बन गया हुआ है कि अब हम बाहर जाके सेटल डाउन कैसे हो सकते हैं। बट चर्च के पार्ट पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पहले जो मिशनरीज आते थे वो 3 तरह के काम करते थे। होलिस्टिक डेवलपमेंट अप्रोच की मैं बात कर रहा हूँ कि वो स्कूल बनाते थे, हॉस्पिटल बनाते थे, और तीसरा वो चर्च बनाते थे। चर्च से आपकी जो फेथ फॉर्मेशन है वो होती है, हेल्थ आपको प्रोवाइड कर रहा है हॉस्पिटल, स्कूल से आपको एजुकेशन मिल। तो ये एक होलिस्टिक डेवलपमेंट का एक बड़ा खूबसूरत मॉडल है। अब जब हम बात करते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट की, हम बात करें मीडिया के रोल की और मीडिया किस तरह से ठीक किया जा सकता है। मीडिया की जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है उसके अंदर आपकी एजुकेशन तो ना होने के बराबर है। जब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स हैं, कुछ इस तरह से कोई इदारा है जो उनको ट्रेनिंग्स करवाए तो उसके बाद वो मीडिया में आए। सो मैं इस चीज को लेके आना चाह रहा हूँ कि हमें बाकायदा तौर पे इसका एक फ्रेमवर्क है, इसकी एक ट्रैक है जिसको आपने, जैसे आज ने कहा कि हमें इसको अपना करियर बनाना चाहिए, करियर में इसको लेके आना चाहिए, तो हम कर सकते हैं।
यहाँ पे एक होलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर मेरे पास कुछ सजेशंस हैं। 2 से 3 सजेशंस हैं मैं जो देना चाह रहा हूँ। कि पहला है कि जब आप मीडिया में आए, तो मीडिया अगर आप उसको रन कर रहे हैं तो आपने ये 3-4 बातें अपने जहन में रखनी है। हाउ डू पीपल बेनिफिट, कि आपको जो मीडिया रन कर रहे हैं उससे लोगों को क्या फायदा होगा। सेकेंड है हाउ कैन वी मेक इट बेटर, डेली बेसिस पे आप उसको बेहतरी की तरफ लेके जा रहे हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन है कि हाउ कैन वी लेवरेज मीडिया टू मेक अ डिफरेंस। तो यहाँ पे हमने ये देखना है कि अगर इतने सालों में आपका मीडिया को इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर सकता, तो आप अगर एक एंटिटी हैं, आपका एक इदारा है, आपका एक चैनल है, तो आप कैसे डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं। सो अगर ये 3 क्वेश्चंस आप अपने आप से नहीं करते और आप मीडिया रन कर रहे हैं, तो मैं यकीन से कहता हूँ कि आप कोई पुराना खासा कोई इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर रहे। लोगों को आपसे कोई फायदा नहीं हो रहा, लोग आपसे सीख नहीं रहे, कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं हो रहा। सो बराए मेहरबानी आप जितने भी यहाँ पे मीडिया चलाने वाले लोग आज हमें सुने या देखें, और अगर कोई रेफरेंस के तौर पे कोई हमारी आवाज किसी तक पहुंचा सकता है, तो काइंडली ये 3 सवाल मीडिया का कोई भी प्रोग्राम करने से पहले अपने आप से पूछें कि आप एक आवाज बन के सामने आ रहे हैं, आपका प्रोग्राम ऑन एयर होने जा रहा है, क्या ये 3 सवाल आपने अपने प्रोग्राम को ऑन एयर करने से अपने आप पहले आपने पूछे? अगर नहीं पूछे तो हमें पूछने चाहिए। सो हम होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए इन 3 सवालों को एक एक टूल बना सकते हैं। हाउ वी कैन क्रिएट अ डिफरेंस, हाउ वी कैन क्रिएट अ पॉजिटिव एटमॉस्फेयर थ्रू मीडिया। सो मेरे ख्याल में अगर ये चंद एक चीजें हम करते हैं, और खैर आपने तो काफी उसमें चीजें की, बट मैं चाहता हूँ कि क्योंकि आज हमारा जो मुस्बत सोच पैदा करने वाला जो टॉपिक है, उस पर रह के हम मुस्बत बात करें, हम नेगेटिविटी को प्रमोट ना करें। देयर आर सो मेनी पीपल, दुनिया में बहुत सारी बैड एग्जांपल्स हैं, बट वी रियली वांट टू गिव गुड एग्जांपल्स, तो ताकि हमारे इस फैसल प्रोग्राम से नेगेटिविटी नहीं बल्कि फैसल फैसल पॉजिटिविटी जब प्रमोट हो। प्रोफेशनल थैंक यू। लोग नहीं आते ना, जब प्रोफेशनल नहीं आएंगे, जैसे टीचर लगा लो, कोई भी ले लो, प्रोफेशनल नहीं आएगा तो फिर वो कैसे समझेगा कि मेरी जॉब क्या है। या सिद्रा साहबा हैं तो ये भी जानते हैं कि हमें सहाफत में उन्होंने बताया कि कौन सी चीज आप दिखा सकते हो, किस बात पे आप बोल सकते हो, किन दायरों में रह सकते हो, कौन सा है कि आपकी सीक्रेट्स जो हैं वो आउट नहीं करनी। तो तो ये हमारा मैं आपकी इस बात से ना मैं बिल्कुल सहमत हूँ, बट अगेन क्योंकि मैं पीस का बना हूँ, पॉजिटिव बात करता हूँ, मैं अगेन यही बात करूंगा कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि जिस बंदे के अंदर जो स्किल्स हैं, जो टैलेंट्स हैं, उसको वही काम करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही। वो नाच ना जाने आंगन टेढ़ा वाली शायद हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। लेकिन हम्म, मैं यही कहना चाहूंगा कि आज का प्रोग्राम जो है वो नो डाउट हम मुस्बत बात के लिए, मुस्बत रोल की बात जी कर रहे हैं। जी सो लेट्स से कि हमारे जो करंट इश्यूज हैं उनके अंदर हम लोगों के अंदर पॉजिटिव परसेप्शंस किस तरह से डेवलप कर सकते जी हैं। जी जी बिल्कुल, थैंक यू। सिद्रा साहबा, सिर्फ 1 मिनट या मुख्तसर आप अगर कुछ कहना चाह रहे हैं, सारा प्रोग्राम देखा, आपको कोई महसूस हुआ कि मैं शेयर नहीं कर सकी बात, तो वो कीजिएगा जी। हाँ जी, बात तो सैमसंग भाई सारी मुकम्मल बहुत अच्छे पॉइंट रखे गए सबने, याज भाई ने भी, फैसल ने भी, आपने भी, कोई ऐसी चीज मिसिंग नहीं है इसके अंदर। मैं सिर्फ इतना सा ऐड करूंगी कि देखिए, जर्नलिज्म बात ठीक है कि एक प्रोफेशन है और उसका एक कोड ऑफ एथिक्स है, जैसे हर प्रोफेशन का होता है। जी उस एथिक्स का रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। जब 2002 के अंदर हमारा मीडिया आजाद हुआ था, तो उस आजादी का मतलब उसने बहुत एक मादर पितर आजादी ले लिया शायद, जिसकी वजह से आजादी जब रिस्पॉन्सिबिलिटी के बगैर आती है तो फिर वो नेगेटिविटी क्रिएट करती है। हम्म, आजादी के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी होना बहुत जरूरी है। तो ये जब रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे जर्नलिस्ट समझें, अगर कि सिर्फ इन्फॉर्म करना, एंटरटेन करना जरूरी नहीं है, एजुकेट करना बहुत जरूरी है समाज को, और ऐसे समाज को जो कि ऑलरेडी बिखरा हुआ है। तो फिर तो हम कोई पॉजिटिव, कोई सॉलिड, कोई रीजन के साथ हम एक मुआशरा क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम इन सब चीजों को छोड़ दें,
एक सॉलिड रीजनिंग को छोड़ दें, एक फैक्चुअल रीजनिंग को छोड़ दें, एक दलील देने को छोड़ दें, तो फिर हम अपने प्रोफेशन के साथ भी जस्टिस नहीं कर पा रहे और हम सोसाइटी को भी नेगेटिविटी और नाउमीदी दे रहे हैं। तो ये ओपिनियन मेकिंग है, ये हमें समाज की पॉजिटिविटी के साथ करनी है, उनको एजुकेट करना है। जैसे पीटीवी जब शुरू हुआ था तो उसका जो उसके मकासद के अंदर अवाम को एजुकेट करना उसका एक बहुत बड़ा एक मकसद था। तो उस चीज को हमें जो है वो लाने की जरूरत है। 1956-57 में मुझे याद है कि प्रेस रिलीज निकली थी कि पाकिस्तान एक नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है। वो वो आज दिन तक वैसे ही चल रही है वो प्रेस रिलीज। उस प्रेस रिलीज में कोई चेंज नहीं आया, आज भी पाकिस्तान उसी नाजुक सूरत हाल में से गुजर रहा है। आज और नाजुक दौर से गुजर जी। उसको इस जुमले को चेंज करने की जरूरत है। पाकिस्तान नाजुक मोड़ पर घूम रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल घूम रहा है। अच्छा, घूम रहा है क्योंकि वो घूम रहा है ना, गोलदारा, तो दारों का सफर चल रहा है। याद आप मैसेज दीजिएगा जी। बहुत शुक्रिया। आई थिंक मीडिया जो है वो उसका ब्रांडिंग में बहुत, किसी भी कम्युनिटी का, किसी भी कंट्री का, किसी भी चीज में ब्रांडिंग में बहुत किरदार अदा होता है और अहम रोल होता है। बदकिस्मती से हमारी कम्युनिटी में भी जो हमारा मीडिया है वो हमारी कोई अच्छी ब्रांडिंग नहीं कर रहा। उससे ये हमें जो है वो हमारी कम्युनिटी का बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। आपने मेरा जितना भी काम देखा है, वो चाहे आर्टिकल्स की शक्ल में हो, इंटरव्यूज की शक्ल में हो, शॉर्ट स्टोरीज में हो, मैंने हमेशा जो है वो इस पॉजिटिव इमेज को कम्युनिटी के, अपने कंट्री के, अपने माशरे के पॉजिटिव चीजों को जो है वो हाईलाइट किया है। रीजन ये है कि हमारे माशरे में और बड़ी नेगेटिविटी है और ऑलरेडी जो है वो इतने मसाइल हैं। अगर उन मसाइल में हम नई सोच, नई उम्मीद, नया जज्बा लोगों को नहीं देंगे, एक नया पर्सपेक्टिव नहीं देंगे, तो लोगों के पास आगे बढ़ने की जुस्तजू और जो एक क्या कहते हैं वो उम्मीद नहीं होगी, तो वो माशरा कभी भी नहीं बढ़ सकता। मसाइल है, वो रहेंगे, उन पर हमें काम करने की जरूरत है। लेकिन जो लोग पॉजिटिव कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं उनको प्रमोट करना चाहिए, उनको हाईलाइट करना चाहिए, उनको कंट्रीब्यूट करना चाहिए। लेट्स थिंक दैट ये कंपटीशन का दौर नहीं है, ये कोलैबोरेशन का दौर है। मेरा अपना, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा इंटरव्यू कर चुका हूं, बट स्टिल मेरा अपने जो जितने भी क्रिश्चियन चैनल हैं, आपका है और भी, उन पे सिर्फ मैं इसलिए जाता हूं ताकि मैं कंट्रीब्यूट कर सकूं, अपनी कम्युनिटी के लोगों के साथ और तरीके से कोलैबोरेशन कर सकें। सो ये जो कोलैबोरेशन है दैट इज नीडेड इन आवर कम्युनिटी, कि हम जो है वो मिलकर काम करना सीखें, अच्छा काम करें, प्रोफेशनल काम करें और हम माशरे के लिए, अपने मुल्क के लिए एक मिसाल बने। जी, बहुत शुक्रिया जी फैसल। थैंक यू सो मच कि हम कुछ टेक अवेज अपने लोगों को जो हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, नाजरीन उनको दे सके। मैं यहाँ पे 3 थेरीज देना चाहता हूँ उन तमाम लोगों को पढ़ने के लिए, होमवर्क देना चाहता हूँ कि वो तमाम लोग जो सहाफत से ताल्लुक रखते हैं और क्लेम करते हैं कि वी आर द बेस्ट जर्नलिस्ट और जर्नलिज्म से हमारा बड़ा गहरा ताल्लुक है। सो देर आर 3 बेसिक थेरीज। एक है कल्टीवेशन थेरी, इसको आप पढ़ें कि मीडिया कल्टीवेशन थेरी में किस तरह से अपने आप को बेहतर फॉर्म कर सकता है। सेकंड है सोशल लर्निंग थेरी और तीसरी है एजेंडा सेटिंग थेरी। तो ये जो तीनों थेरीज हैं, जब आप पढ़ लेंगे तो आपको बड़ी ग्राउंड के अंदर, ग्राउंड पे जो जर्नलिज्म है उसकी ग्राउंड रियलिटीज एंड बेसिक लर्निंग जो है, जिसको हम मीडिया लिटरेसी भी कहते हैं, तो मीडिया लिटरेसी के अंदर आपको ये 3 थेरीज जो है वो काफी हेल्प आउट करेंगी। और ऑल्दो मेरा बहुत ज्यादा मीडिया से या जर्नलिज्म से ताल्लुक नहीं, ऑल्दो आई आई स्टडीड जर्नलिज्म इन ग्रेजुएशन, लेकिन राइटिंग में कुछ होता है या इस तरह के प्रोग्राम्स में सामने आके मीडिया लिटरेसी पे हम बात कर सकते हैं और उसकी प्रैक्टिकल जो एस्पेक्ट्स हैं उस पर बात कर सकते हैं। लेकिन आज इस प्रोग्राम की वसातत से मैं आप सबको एक ग्लासेस गिफ्ट करना चाहूंगा, जिसके ऑब्वियसली 2 होल्स हैं, उसके अंदर 2 लेंस लगाने हैं, जिस तरह सैमसन साहब ने और मिस सिद्रा ने पहन रखे हैं। सो उन 2 ग्लासेस हैं, उन उसमें एक में होना चाहिए पॉजिटिविटी और दूसरी में कंस्ट्रक्टिव जर्नलिज्म। तो इन दोनों लेंसेज के साथ अगर आप अपना जर्नलिज्म चलाएंगे, जिसमें एक पॉजिटिव लेंस है और एक कंस्ट्रक्टिव लेंस है, तो मेरा ख्याल है कि आप जर्नलिज्म में बहुत अच्छे से देख सकेंगे, आप देखने में खूबसूरत लगेंगे
और आप सबको मेच्योर लगेंगे अपने जर्नलिज्म की फील्ड में। सो बिल्कुल। थैंक यू सो मच तो आज के नाइस। प्रोग्राम में। और कभी वक्त ये था कि मैं कहता था यार हमारे इस फील्ड में, सहाफत की फील्ड में ज्यादा से ज्यादा लोगों को आना चाहिए। लेकिन अब मैंने देखा डेरो है। मुझे एक तजर्बा हुआ, मैं तकरीबन 90 से लेके 2010 तक कोयटा टेलीविजन से वाबस्ता रहा, सारे शोबों से। मैं ड्रामा राइटर, स्क्रिप्ट राइटर था, फिर डायलॉग भी खड़े खड़े वहां पे सेट पे कर देना। ड्रामा स्क्रिप्ट राइट को बड़ा सारा फेस करना पड़ता है। तो जब मैं आया इंग्लैंड में, एक बड़ा चैनल था, कुछ जानने वाले भी थे। एक दो दफा मैंने उनको कुछ कह ही गया ऐसा कि मैंने कहा यार कैमरा यहाँ पे रखना चाहिए, ये लाइटिंग इस तरह होना चाहिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है। वो तो बाबा बहुत गुस्सा कर गया। वो बंदा सिर्फ तर्जे बनाने वाला था, जाने वाला था। वो कैसे वो चैनल बना गया एक बड़ा नेट वाला, लोगों ने बड़ा किया। लेकिन ज्यादा चीज जो नकली चीज होती है वो मार्केट में ज्यादा देर नहीं टिकती। और बस चला गया। अफसोस हुआ कि बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस, दूसरों के एक्सपीरियंस से गेन नहीं करते। वो गेन करना चाहिए, आदत डालनी चाहिए। यहाँ कई ऐसे, मैं कह सकता हूँ, फखर से कह सकता हूँ कि 2 दिन 3 दिन मेरे साथ आए हैं, मैं चौथी दफा देखा वो अपना चैनल उन्होंने बना लिया। ठीक है, अच्छी बात है। अच्छी बात है कि वो एक्सपीरियंस लेने ही आ गया बंदा, एक्सपीरियंस गेन किया। और कैसे साहब, हमने आप पहले से बनाया हुआ था, आप ट्रेनिंग देते हैं लोगों को, लोग ट्रेनिंग लेकर तो फिर चले जाते हैं। बहरहाल नाजरीन, आज की गुफ्तगू यकीनन आप सबको पसंद आई होगी। बड़ी अच्छी। वक्त भी क्या, हम वक्त तो कैद में नहीं रख सकते, बड़ा मुश्किल होता है। अच्छी बातें करने के लिए उसको कैद किया नहीं जा सकता, बढ़ जा सकता है। तो जरूर इस बात पे सोचिएगा कि एक तो जो ओरिजिनल चीज होती है, एक होती है कोटेड। आप देखो, एक एस्प्रिन है, एक कोटेड एस्प्रिन में, दोनों में कुछ फर्क तो होता है, कुछ तो फर्क है उसमें। तो आप अपनी रीजनल सहाफत को प्रमोट करो, और प्रमोट भी करो, और ये भी ख्याल रखो कि उसको किस मुश्किलात का सामना है। फैसल हमारा इब्तदाई, हमारा साथी है, उसको पता है कि किस तरीके से हम चला रहे हैं। हमारे साथ अखबार भी है, मीडिया भी है। लेकिन मुझे कई कई अफसोस भी होता है कि कई लोगों को आज तक नहीं पता कि ये चलाते कैसे हैं, ये चलाते कैसे हैं। किसी ने पूछा नहीं हमें, और बल्कि यही समझा जाता है पता नहीं कितने इनके। एक दिन मैंने कह ये दिया कि मैंने अपने गार्डन में एक डॉलरों का, पाउंड का एक दरख्त लगाया हुआ है, जैसे होगा फिर करेंगे। तो इजाजत लेते हैं। अच्छी बातों को जरूर कंसीव करें नाजरीन, और उस पर अमल करने की कोशिश करें। और फ्यूचर इसी तरह ही लोगों के ब्राइट होते हैं, अच्छी चीज़ें अपने कंसीव करते हैं। तो जब वो फल आएगा तो जाहिर है कि एक अच्छा फल आएगा। और मुस्बत सोच पैदा करने के लिए आपको नेगेटिविटी को जगह नहीं देनी। जैसे आप कह रहे हैं ना, कंस्ट्रक्टिव, एक पॉजिटिवली और एक कंस्ट्रक्टिव रखना है तो ही फल आना है। तो ये सोचना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। और सिद्रा साहबा, लाजवाब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। अयाज मोहर साहब, आपके झंडे हैं, आपको खुदा और ताकत अता करे। इसी तरह फैसल छाए हुए हैं हर जगह पे। तो मैं आपके लिए दुआ गूँ कि खुदा आपको और हिम्मत और ताकत दे, आप बेहतर तौर पे फील्ड पे काम कर सके। और नाजरीन, आपके लिए भी दुआ गो हूँ कि आप भी सोचने की कुव्वत जरूर रखें। तो खुदा आप सबका हामी और नासर हो। थैंक यू।